साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती हैं, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉन होगे प्लीज में बात होगी देश में किसानों के साथ हो रहे बड़े धोखे की, जो मिलावटी खाद से उनके खेतों को बर्बाद कर रहा है। सियासी ड्रामा में दिखाएंगे राहुल गांधी की तर्ज पर अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पूछा राफेल वाला सवाल, जिस पर बीजेपी ने दिया जवाब। तो सोशल अड्डा में करेंगे खाने पीने की चीजों के पैकेट पर 100% दावे को हटाने वाले निर्देश पर मंथन, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे देश की सेनाओं में परमानेंट कमीशन पाने वाली स्पेशल 17 बेटियों की बात। इसके अलावा खबर, आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी खबरें जिनका जिक्र सरेराह, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, और इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात की भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की, जो चर्चा का विषय बन गई। इस दौरान वैभव के साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में पीएम ने वैभव की तारीफ की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में डेब्यू किया था और वो अंडर 19 भारतीय टीम में भी शामिल किए गए थे। वैभव सूर्यवंशी जल्द ही इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एक और बयान दिया, जो सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना भी अपनी पूरी फॉर्म में आ जाती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री ने ये बातें गोवा के पास आईएनएस विक्रांत पर कहीं। इस दौरान उन्होंने नौसेना के उन जाबाजों से मुलाकात की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में हिस्सा लिया था। आईएनएस विक्रांत के अलावा वो दूसरे प्रमुख फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर भी गए, जो कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा थे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी, और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। राजस्थान के नागौर में जुड़वा बहनें अपने रिजल्ट को लेकर सुर्खियों में आ गई। दरअसल दोनों को राजस्थान बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक समान 97.17% अंक हासिल हुए। इनका नाम कनिष्का और कार्तिका चौधरी है। इनके पिता शिव नारायण चौधरी खुद रोडवेज की बस में ड्राइवर हैं। परिवार और रिश्तेदार बेटियों की इस कामयाबी पर काफी खुश है। कनिष्का अब IIT तो कार्तिका डॉक्टर बनने का सपना लेकर सीकर चली गई है। केरल के कोल्लम में घर बनाने के काम में लगे कॉन्ट्रैक्टर ने एक मजदूर को बचा लिया। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखाई दे रहा है कि मजदूर के फिसलने के बाद नीचे खड़े कॉन्ट्रैक्टर ने उसे पकड़ लिया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। यूपी के लखनऊ में KGMU ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। दरअसल उन्होंने बलरामपुर जिले की एक 7 साल की बच्ची को नई जिंदगी दी। हुआ ये कि 8 सेंटीमीटर लंबी कील इस बच्ची की गर्दन को चीरती हुई दिमाग तक जा पहुंची थी। ऐसे में हालत इतनी गंभीर थी और उसे होश भी नहीं था। फिर 14 डॉक्टरों की एक संयुक्त टीम ने 4 घंटे तक ऑपरेशन किया और फिर 10 दिनों तक लगातार वेंटिलेटर पर रखकर उसकी जान बचा ली। सोशल मीडिया पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो गया। इसमें नजर आया कि ट्रैफिक कर्मी ने गाड़ी में बैठे सभी लोगों को एक शानदार संदेश दिया ताकि कोई हादसा न हो। दरअसल जैसे ही ये गाड़ी सड़क से गुजर रही थी तो उसमें बैठे 2 बच्चे सनरूफ से बाहर झांक रहे थे। लिहाजा जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नजर इन पर पड़ी तो तुरंत इस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी चला रहे शख्स को भी कहा कि अगर किसी वजह से ब्रेक लगानी पड़ी तो फिर ये बच्चे सनरूफ से बाहर भी फिसल सकते हैं, लिहाजा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें। इतना पार्ट ऊपर है सपोज दैट, और अचानक से कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ गया, कोई भी सब्जेक्ट आ गया सामने, आपको गाड़ी अचानक से रोकना पड़े, वो बच्चे आ जाएंगे आपकी गाड़ी के बाहर, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे भी मध्य पतंग वगैरह के वो कई घटनाएं हो चुकी हैं अपने देश में। गोवा साक्षरता दर को लेकर सुर्खियों में आ गया। दरअसल उसने 100% साक्षरता दर हासिल कर ली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य दिवस समारोह में इसकी घोषणा की। गोवा की साक्षरता दर 99.72% पर पहुंच गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% के बेंचमार्क से ज्यादा है। भारत सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके अंतर्गत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में हमने 100% साक्षरता अचीव की, और भारत सरकार के खुद सेक्रेटरी आके यहाँ पे डिक्लेयर करना, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है।
जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर नकली फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्रियों से जुड़ी हुई है। राजस्थान में नकली खाद बनाने की बड़ी फैक्ट्रियों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और उपभोक्ता विभाग ने नकली खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों पर छापामारी की, जिसमें लाखों टन नकली खाद को मार्बल, मिट्टी और बालू के से रंग कर तैयार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसे बिहार, पंजाब, हरियाणा और यूपी में सप्लाई भी किया जा रहा था। ऐसे में जरूरी है कि अधिकारियों और फैक्ट्री मालिकों के बीच चल रहे साठगांठ को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। जो मिट्टी है, जो बाहर रॉ मटेरियल पड़ा है, वो मार्बल का वो पाउडर है, चूरा है, और दूसरी मिट्टी भी यहाँ की है। तो ऐसे वो जो मार्बल का चूरा है उसके बीज से बन जाते हैं। ब्लैक कर दिया तो डीएपी, व्हाइट कर दिया तो एसएसपी और ब्राउन कर दिया तो पोटेशियम एमओपी, जिसकी मांग किसानों में बनी रहती है। जिस धरती से सोना उगलने की ख्वाहिश पाले अन्नदाता अपने खेतों में साल भर जी तोड़ मेहनत करके उसमें खाद और पानी डालता है, उसी अन्नदाता से असली खाद के नाम पर इतना बड़ा धोखा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पहुंचकर छापेमारी की, जहां नकली डीएपी, एसएपी और पोटेशियम बनाया जा रहा था। और जिस हिसाब से इनको मांग आती है, उस हिसाब से जितने भी हजारों कट्टे भर रखे हैं उन पे उसी कंपनी का मार्क का लगाकर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। कृषि मंत्री मीणा खुद ही बता रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक से किसान जिस खाद की फरमाइश करते हैं, उस ब्रांड की नकली खाद उन्हें तुरंत थमा दी जाती है। ये क्या है? जो कलर का मांगता हूँ उस कलर का सही है। मैं आपको जो ये सुन, ये तू क्या बनाया है बता। सुनो, ये क्या बनाया है तू, क्या है मटेरियल बता, सही बता दे यार। क्या है? जैसे लाल काला पीला से कलर, लाल पीला काला खाद बना दे रहा है। ये तो तेरे भूरा बना दिया। लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो फैक्ट्री का मालिक अभिषेक राठी कृषि मंत्री मीणा का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते। तुझे शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? तू बता, शर्म आ रही है कि नहीं? राजस्थान में किशनगढ़ के उदयपुर कला इंडस्ट्रियल इलाके में एग्रो के नाम से चल रही ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कहने को तो खाद की हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम के साथ छापेमारी करने पहुंचे राजस्थान सरकार के कृषि अधिकारियों को देखकर नक्कालों के होश उड़ गए। यहां मिट्टी और मार्बल की कटाई से निकलने वाले कचरे, जिसे मार्बल स्लरी कहते हैं, उसे मिलाकर खाद का रॉ मटेरियल बनाया जा रहा था। अजमेर के पास तिलोनिया में नकली खाद बनाने की एक फैक्ट्री है जो इफ्को का खाद बनाता है, वो भी सागरिका जैसा ब्रांड। ये देखिए रॉ मटेरियल है जो धूल, मिट्टी, कंकर, बजरी, रेत और मार्बल की जो स्लेरी है जो कटिंग के बाद बर्बाद हो जाती है, उसके पहाड़ से इस तरह से तैयार करके, और ये मशीनें हैं जहां पर गर्म करके दाने बनाए जाते हैं। और ये मैं फैक्ट्री दिखा रहा हूं और फिर आपको ले चलता हूं, आप देखते चलिए हमारे साथ कि किस तरह से ये तैयार होता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहां पर हजारों हजार बोरियां एक साथ तैयार होती है। लाखों टन माल जो है वो जा रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश में इफ्को के ब्रांड के नाम से। अब आइए आपको दिखाते हैं, ये इफ्को के सारे बोरियां हैं, कट्टे हैं, जिसपे आप देख सकते हैं सब पर इफ्को का ब्रांड लगा हुआ है। और इफ्को के नाम से ये हर जगह जा रहा है पूरे देश में। इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहां पर हजारों टन माल रखा हुआ है। और ये सारे का सारा माल जो है आप देखते चलिए, जहां पर सागरिका का ब्रांड इफ्को का है और अलग अलग इफ्को के ब्रांड हैं, वो सारे यहाँ पर बनाए जाते हैं और सब
कचरे से बनाए जाते हैं। देख रहे हैं ये जितने आप कट्टे देख रहे हैं ये सारे इफ्को के सागरिका ब्रांड के कट्टे हैं और इस तरह से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं तैयार किए जा रहे हैं, ये देखिए सागरिका के ब्रांड से ये सारे सीवीड फोर्टिफाइड ग्रेन्युल्स भी इसमें तैयार किए जा रहे हैं प्लास्टिक में पैक करके। जब हमारी टीम फैक्ट्री के अंदर पहुंची तो वहां पर हर तरह के खाद की अलग अलग पैकिंग चल रही थी। मार्बल के कटिंग से निकलने वाले वेस्ट, स्लरी और मिट्टी को इस फैक्ट्री में गर्म किया जाता है जिससे दाने बन जाते हैं और वो बिल्कुल खाद की तरह लगता है। राजस्थान में किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो यहाँ पर फैक्ट्री में आए हुए हैं और इन्होंने आज सारा जायजा लिया है। सर क्या है पूरा? यहाँ दरअसल में मेरे अधिकारी कृषि विभाग के भी मेरे साथ हैं और जो एक्सपर्ट हैं इनके पहचान करते हैं वो भी मेरे साथ हैं एग्रीकल्चर के। ये जो सामने बड़ा ढेर पड़ा हुआ है सीमेंट का जो रॉ मटेरियल है, मार्बल का, हाँ मार्बल का रॉ मटेरियल है और बगल में दूसरा कोई बजरी भी है और दूसरी लोकल मिट्टी है। इस लोकल मिट्टी को इसमें इधर डाल के ये जो क्लिन है, ये क्लिन के हाई टेम्परेचर में इसको ये बुरादा बना दे रहे हैं। ये नहीं, खाद ही बन गया। इसको ब्लैक कर दिया, ब्लैक कलर डाल दिया तो डीएपी हो गया, व्हाइट कलर कर दिया तो एसएसपी हो गया, जिनके कट्टे बोरी उधर पड़े ढेर सारे, और ब्राउन कर दिया तो पोटास जो किसान प्रेफर करता है। ये ऐसी 1 दर्जन से भी ज़्यादा बल्कि 3 दर्जन प्लांट इस एरिया में चल रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे हैं। तो ये फिर ठप्पा लगा के भेज देते हैं। ये यहाँ ठप्पा लगाते हैं, डीएपी का ठप्पा लगा दिया, बायो का लगा दिया, बायो डीएपी करके बायो छोटा कर दिया, डीएपी लगा दिया, एसएसपी लगा दिया, पोटास लगा दिया। इसे अलग अलग रंगों में रंगने के लिए कलर रखे हुए हैं। काला, भूरा, कत्थई और सिंदूरी रंग कट्टों में भरकर रखे गए हैं, जिनसे जो खाद बनाना होता है वो रंग मिला देते हैं। इस तरह से संगमरमर के चूरे और मिट्टी को मिलाकर जब गर्म करके उसको छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं तो उसको रंग में कैसे तब्दील किया जाता है। अलग अलग कलर के जो खाद बनाए जाते हैं, ये देखिए किस तरह का ये कलर है और ये कैसे सिंदूरिया और कथई कलर है। ये कलर मिलाकर इस तरह से अलग अलग रंगों के खाद बनाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र है सर। देवेंद्र जी, ये क्या बन रहा है? ये सर खाद बना रहे हैं और किसानों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ। और ये एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास। हाँ। जो ये सिंदूरी कलर और ये कथई कलर को मिला के ये खाद तैयार किया जाता है। व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में। तो ये यहाँ खाद बना रहे हैं। ये यहाँ पे नकली खाद बना रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट मार्केट में एक 1400 रुपए के आसपास पड़ती है पर बैग, 1000 से 1400 रुपए के बीच में। लेकिन ये नकली मिट्टी से बना के इसको जिस मार्केट में जिस क्वालिटी, जिस कंपनी की डिमांड होती है उस कंपनी का लोगो लगाकर ये उसको नकली डीएपी यूरिया को बेच देते हैं। जब हमारी टीम दूसरे भूमि एग्रो फैक्ट्री में पहुंची तो वहां इससे बड़ा घोटाला चल रहा था। ट्रकों पर नकली खाद के कट्टे लादे जा रहे थे। हरियाणा और पंजाब की कंपनियों के नाम से कट्टों में मिट्टी और मार्बल का बुरादा रंगकर इसे गर्म कर नकली खाद बनाया जा रहा था। इतने बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, वर्षों से लगे हुए हैं। ये सरकार की निगाह से बचे हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पर रहती होगी तो इसमें तो जांच करेंगे। लेकिन ये जो धरती पुत्रों को लूटने का सिलसिला यहाँ से वर्षों से चल रहा है, उसको ये तो सामने ही दिख रहा है। और इनका वो भी वहाँ आगे देखेंगे, जो कलर करते हैं कलर पेंट भी है और इनके ठप्पे भी यहाँ हैं जो ब्रांडेड कंपनी के ये इन कट्टों पे लगा देते हैं। खाली कट्टे भी बहुत पड़े हैं, भरे पट्टे भी बहुत पड़े हुए हैं। वो वाहन भी लगा हुआ है जिसमें ये लदेंगे, ले जाएंगे। अभी 1 दर्जन इसी स्थान पर और है, उनको मैं देख लेता हूँ। कहीं बंद करके भाग जाएंगे तो दिक्कत आएगी।
इस नकली खाद को पंजाब, हरियाणा और यूपी में सप्लाई किया जा रहा था। शातिर नकली फर्टिलाइजर को ब्रांडेड कंपनियों के नाम वाले कट्टों में भरकर सप्लाई करते थे। सभी फैक्ट्रियों को सील कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फैक्ट्री मालिक का दावा है कि हम इफ्को के गोदामों को ये भेजते हैं, और अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप देखिए किस तरह से गोडाउन में इफ्को ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड है, उसके कट्टे रखे हुए हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों के कट्टे हैं, इन पर 2250 रुपया मूल्य लिखा हुआ है। और समझिए ये कि 200 रुपये भी इसे बनाने में नहीं लग रहा है। और इस तरह से इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो इफ्को के नाम से चलाई जा रही है। और ये जो ट्रक है, ये ट्रक में माल जा रहा है। ये छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं, ये भी सागरिका ब्रांड के इफ्को के हैं, जो कृषि के खाद के काम में लाए जाते हैं। ये सारे इफ्को के नाम से बना रहे हैं। ये सारे इफ्को के नाम से बना रहे हैं, और रॉ मटेरियल में इन्होंने मिट्टी के अलावा कोई भी चीज ऐसा काम में नहीं लिया है जिसके से ये कोई प्रोडक्ट जेन्युइन लगे। ये ट्रक देखिए, ट्रक लोड हो रहा है, और ये सारा जो ब्रांड जा रहा है इफ्को का, वो बिहार जा रहा है। और जो ट्रक वाला है उससे भी हम बातचीत करेंगे कि ये कहाँ लेकर जा रहा है। मगर देखिए जिस तरह के आप चाहते हैं, सफेद खाद, लाल खाद, काला खाद, अलग अलग नामों से वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इतना बड़ा घोटाला इस तरह से यहाँ पर चल रहा है जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे कि कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर काम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके के सभी अधिकारी फैक्ट्रियों से मिले हुए थे, लिहाजा कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसलिए दूसरे जिलों से इन फैक्ट्रियों में छापेमारी करने के लिए टीमें बुलवाई गई थी। जाहिर है जब सिस्टम के भीतर ही घुन लगा हो तो भ्रष्टाचार का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि अधिकारियों और फैक्ट्री मालिकों के बीच चल रहे साठगांठ को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। किशनगढ़ से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शनिवार को होगी मॉक ड्रिल, चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद यूपी पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में शुभम की पत्नी ऐशन्या और शुभम के पिता की आंखों से आंसू निकल आए तो पीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं अपनी रैली में पीएम ने कहा कि बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान से सटे राज्यों में शनिवार को एक बार फिर मॉक ड्रिल की जाएगी। इनमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात समेत कुछ दूसरे राज्य शामिल हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि लोग मॉक ड्रिल के दौरान पैनिक न हों। गृहमंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात की। साथ ही अमित शाह ने गुरुद्वारा सिंह साहिब में भी मत्था टेका। यहाँ भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने पुंछ में गीता भवन मंदिर में भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अपने इस दौरे में उन्होंने सीमा पार से गोलाबारी में प्रभावित हुए लोगों के परिवारों को रोजगार नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले गृहमंत्री ने बीएसएफ जवानों से भी मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके काम की तारीफ की। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीबीआई ने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया। चिंतन पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से रिश्वत मांगी थी। दावा है कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को सीबीआई ने 20 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोटद्वार की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया। इस मामले में तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि पीड़ित परिवार ने कहा कि वो दोषियों के लिए और सख्त सजा चाहता है, जिसके लिए वो हाईकोर्ट जाएगा।
हिमाचल के सिरमौर से लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया। यह हादसा शिलाई के पास नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां सड़क किनारे से पहाड़ी का एक हिस्सा पत्थरों के साथ नीचे आ गया। इस दौरान वहां हाईवे पर एक गाड़ी भी थी, हालांकि फिर इसमें बैठे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां आज की सबसे बड़ी दिलचस्प खबर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इसको लेकर इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राफेल पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान ने कितने राफेल जेट नष्ट किए हैं, कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो फिर वो पीओके को वापस लेकर आते। रेवंत रेड्डी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। भारत शांति चाहता, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है, ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। इस विंटेज विरासत की जो विलाप वाटिका है, उसमें जो है वो वाक्य युद्ध के वर्चस्व का जो है वो लड़ाई चल रही है। अब अगर विंटेज वाटिका में जो है वाक्य युद्ध के वर्चस्व का जो है वो लड़ाई दिखाई पड़ रही हो, उसमें जो है प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ रही हो, तो इसी तरह के बयान दिखाई पड़ेंगे। और जहाँ तक सवाल है पीओके का, पीओके भारत का हिस्सा है। इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी जी के रहते जो है वो पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस जो है चार टुकड़े ज़रूर होती जा रही है, दिखाई पड़ रही है। मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, तो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने रेवंत रेड्डी के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान ने कितने राफेल मार गिराए। मालवीय ने एक्स पर लिखा, अगर पाकिस्तान ने ऐसा दावा किया होता तो उसके पास सबूत होते। मलबा, सैटेलाइट इमेज या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पुष्टि। लेकिन कांग्रेस नेता व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया अफवाहों पर भरोसा करते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान की पीआर एजेंसी की तरह बर्ताव कर रही है। बीजेपी का मानना है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो विपक्ष को सेना पर संदेह नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ये कहती है कि सरकार से सवाल पूछना उनका संवैधानिक अधिकार है और बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये जो बीजेपी के एमपी हमेशा राहुल जी के बारे में बताते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी जी ने अपने देश के लिए जान गंवाया है। उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान गंवाया है। वो ऐसे परिवार है, जब भी देश का बात आता है तो हमेशा वो सामने रहते हैं। आज जब पूरा स्थिति सब कुछ सेटल डाउन होने के बाद बीजेपी के थोड़े एमपीस इस तरह के बयान देना, वो उनके मतलब राहुल जी के खिलाफ बोलना, ये बहुत ही शर्म वाली बात है। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए और किनके बारे में टिप्पणी करिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है तो उनके सहयोगी दल भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, जितने सवाल हैं, जिन पहलुओं पे बात होनी है, ये बाहर नहीं होनी चाहिए।
बहुत कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि इस पूरी पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद और ऑपरेशन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो भूमिका रही है, उन्होंने कल तक पता चला वहां की कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि ट्रेड डील के आधार पर हमने दोनों के बीच में सुलह करवाई है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसका प्रतिकार क्यों नहीं हो रहा। शायद संसद बेहतर जगह हो। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता इस मायने में कि हमने आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, साथ ही साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के अंदर जा रहा है, मात्र 3 देश दुनिया का पाकिस्तान के पक्ष में, बाकी सारे देश हमारे पक्ष में हैं। तो ये हमारी कूटनीतिक विजय हुई है और विपक्ष को ये जुमला नजर आता है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने राफेल पर सवाल उठाया, लेकिन भारी किरकिरी के बाद उन्होंने सफाई दी थी। और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राफेल पर बेतुका सवाल पूछकर नया विवाद खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आ गया धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर लिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 182 अंक लुढ़कर 81,451 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 83 अंक खसला, ये गिरकर 24,751 पर आ गया। शुक्रवार को सोने के दाम चढ़े, सोना 100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,600 रुपए हो गई। हालांकि चांदी दूसरे दिन भी स्थिर रही, इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1 लाख रुपए है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 56 पैसे हो गई। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी कर दिए। 2024-25 में जीडीपी की विकास दर 6.5% रही है, जबकि चौथी तिमाही यानी इस साल जनवरी से मार्च 2025 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रही। कावासाकी ने भारत में अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक निंजा 300 का नया 2025 मॉडल लॉन्च कर दिया। कंपनी ने अपनी इस नई 2025 निंजा 300 में नए कलर के साथ साथ कई नए फीचर्स को भी शामिल किया है। इसकी कीमत करीब 4.25 लाख रुपए रखी गई है। नई निंजा 300 की डिलीवरी जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पैकिंग में आने वाले खाने पीने के सामान की। इन सामानों को बनाने वाली कंपनियां अक्सर पैकिंग लेबल पर 100% शब्द का इस्तेमाल कर शुद्धता का दावा करती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खाने पीने की चीजों पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी फूड एंड बेवरेजेस कंपनियों को पैकिंग लेबल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने कहा है कि खाने पीने के सामान बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों पर 100% शब्द का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। फूड सेफ्टी अथॉरिटी का ये निर्देश खाने पीने से जुड़े सभी उत्पादों के लेबल, पैकिंग और विज्ञापनों पर लागू होता है। FSSAI के मुताबिक 100% शब्द का उपयोग भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को ये विश्वास हो सकता है कि उत्पाद पूरी तरह से शुद्ध है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। FSSAI ने कहा है कि 100% शब्द का इस्तेमाल चाहे अकेले या अन्य शब्दों के साथ हो, ये उपभोक्ताओं को ये विश्वास दिलाकर गुमराह कर सकता है और दूसरे उत्पाद उससे खराब हो सकते हैं। कई कंपनियां पैकेज जूस के लेबल पर 100% जूस का दावा करती हैं, जबकि इसे तैयार करने में पानी और दूसरी सामग्री मिलाई जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीजों में भी 100% शुद्धता का दावा किया जाता है, जो कि भ्रामक हो सकता है, क्योंकि पैकिंग वाले फूड आइटम्स में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। FSSAI का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी देना और कंपनियों की भ्रामक मार्केटिंग प्रैक्टिस को रोकना है। अथॉरिटी ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत 100% शब्द को किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि खाने पीने की चीजों वाले पैकेज पर 100% शुद्धता का दावा भ्रामक होता है।
ऐसे में FSSAI का कदम लोगों को इस दुष्प्रचार से बचाता है। आई ने ये कहा है कि आप जिन चीजों पर लिखते हो 100%, आप ऐसा दावा नहीं कर सकते। जैसे जूस लिखते हैं 100% नेचुरल, कई लिखते हैं 100% ऑर्गेनिक, आप ऐसा दावा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो एज अ बायर नोबडी टच दीज थिंग्स, तो वी आर यूज्ड टू देम। हाँ, तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं, तो कोई भी 100% जो दावा करता है वी डोंट बिलीव इट। मानते नहीं, मिसलीड नहीं होते। नहीं, वी आर एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसे ही चलता है, और इतने प्राइस में आपको क्या 100% मिलेगा, स्पेशली इस इकोनॉमी में। हाँ, मैं एग्री हूँ कि इंडिया में तो ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि ये 100% ऑर्गेनिक है, राइट। सो ट्रस्ट करना पड़ता है कि किस तरह की शॉप पे आप खाना खा रहे हो, किस तरह की शॉप पे आप ले रहे हो, उसी तरह से मार्केट को देखना पड़ता है। खासकर जो बेवरेजेस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हुई या जूसेस हुए, वो लिखते हैं 100% नेचुरल। अब ये चीज़ देखकर क्या हम लोग या बाकी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये तो दावा कर रहा है तो सही होगा? पहले ऐसा था कि nobody want to see what is the content in the juices, okay, but now we see what, उसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसमें किस तरह के कंटेंट मिक्स किए गए, क्या शुगर है, क्या आर्टिफिशियल अलग चीज़ें उसमें मिक्स की गई है। उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। बट जो भी ये जूसेस मिलते हैं मार्केट में और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, वो तो अवॉइड ही करना चाहिए। मैं तो नहीं लेता हूँ। हाँ, आई थिंक कि दिस इज़ ट्रू। हाँ, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो दे गिव यू श्योरिटी कि हाँ देयर इज़ नेचुरल है, बट आपको दूसरे सोर्स से पता चलेगा कि इट इज़ नॉट नेचुरल, तो आपको पता चलेगा दैट इट इज़ नॉट ट्रू, तो आप रिलायबल भी नहीं होंगे उस चीज़ पे एंड यू विल डिसकंटिन्यू यूजिंग दैट। लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई जूस कंपनी है, हम इतना रिलायबल हैं उसके ऊपर लेके कि हम रोज़ ही ट्राई करेंगे। सिंस मैं फिट हूँ थोड़ा, मैं जूस वूस ज़्यादा पीता हूँ, बट मेरे को रिसेंटली पता चला कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते, तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। यही पॉइंट FSI ने भी कहा है कि भाई आप दावा तो कर रहे हो, लेकिन वो दावा सिर्फ मिसलीड करने के लिए है। तो जिसको प्योरिटी चाहिए वो पढ़ेगा और ले लेगा, तो मिसलीड करना क्या सही नहीं है? मिसलीड करना तो ऑब्वियसली सही नहीं है। यू शुड गिव योर श्योरिटी जो कि सही होनी चाहिए। मिसलीड करना इज नॉट ट्रू। गलत है। एक्यूरेसी हर चीज़ की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कोई इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो कोई चीज़ कैसे हो सकती है? नॉन लिविंग थिंग वो भी। तो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ भी डाल सकते हो आप। अब बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि 100% नेचुरल है, क्या पता उसमें कुछ डला हुआ हो। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे लोग मिसलीड होते हैं क्या? कई लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं। आजकल लोग इसी चीज़ पे तो जा रहे हैं, जो छपा छपाया मिलता है उसी पे चले जाएंगे। अगर उसमें लिखा हुआ है 100% नेचुरल है तो नेचुरल है, मान लेंगे और उसी को मान लेंगे। ये नहीं कि कहीं और चेक कर ले, नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक मान लेंगे। वो लिखा हुआ दिखना चाहिए उन्हें। आजकल वही बिक रहा है जो दिखता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब नहीं बिकेंगे अवैध वॉकी टॉकी, लाइसेंस लेना होगा जरूरी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक नया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम https://upsc.co.in है। यूपीएससी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इससे आप यूपीएससी परीक्षाओं के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस नए सिस्टम से अभ्यर्थियों को पहले 3 हिस्सों को किसी भी समय भरने और किसी भी यूपीएससी परीक्षा में आवेदन करने के लिए तैयार रखने की सुविधा मिलेगी। यानी इससे समय की बचत होगी और आखिरी समय की भागदौड़ से बचा जा सकेगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी समेत दूसरे रेडियो उपकरणों की अवैध लिस्टिंग और बिक्री नहीं होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ कुछ बैठकें की थी। फिर इन नियम कायदों पर मुहर लगाई गई। इतना ही नहीं, ऐसे करीब 17,000 उपकरणों के मामलों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किए गए हैं। खबर है कि 18 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड ऑनलाइन लीक हो गए। ये बड़ी जानकारी एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने दी। इनका नाम जेरेमिया फाउलर है। उन्होंने दावा किया कि एक असुरक्षित डेटाबेस इंटरनेट पर पाया गया, जिसमें करोड़ों ईमेल, पासवर्ड और ऑथराइजेशन URL शामिल थे। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की माने तो ये डेटा गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, हैरानी की बात ये भी है कि ये पूरी जानकारी साधारण टेक्स्ट फॉर्मेट में थी, न कि ये डेटाबेस एन्क्रिप्टेड था। इसमें बैंकिंग समेत दूसरी अहम जानकारियां भी शामिल हैं।
अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। यहां हम आज उस महिला शक्ति की बात करेंगे जिसने देश को हमेशा गर्व करने का मौका दिया है। और आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में भव्य पासिंग आउट परेड इसी रवायत को आगे बढ़ाती नजर आई। 148वीं पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 महिला कैडेट्स ने डिग्री हासिल की है और अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ये महिला ऑफिसर्स के रूप में ज्वाइन करेंगी। पुणे के खड़कवासला के इस एनडीए परिसर में इतिहास ने एक नई करवट ली है। पहली बार राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी से पास आउट होने वालों में 17 महिला कैडेट्स के बैच को ग्रेजुएट की डिग्री मिली है। ये लम्हा इसलिए खास है क्योंकि 2021 में कोर्ट ने पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोले थे, जिसके बाद 2022 में पहली बार 17 महिला कैंडिडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ, जो आज ग्रेजुएट होकर निकला है। एक तरह से कहें तो आज की तारीख भारत के इतिहास में नारी शक्ति की नुमाइश के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी 17 नारी शक्तियां इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होकर भारत की तीनों सेनाओं को गौरवान्वित करेंगी। मैं डीसीसी श्रुति दक्ष, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी नोएडा में रह रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी नोएडा से हुई है और वहाँ पे मैंने 99% सिक्योर किया था क्लास 12th में। पापा भी एक्स एनडीए हंटर्स कॉन के 86 कोर्स के, तो मेरा प्रिविलेज था कि मैं भी उनकी स्कॉन ज्वाइन कर सकूँ। ट्रेनिंग इनिशियली थोड़ी सी टफ थी क्योंकि टाइम लगता है अकोमोडेट होने में सबके लिए, जाहिर सी बात है। धीरे धीरे हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे उस्ताद थे, उन सब ने हमारी हेल्प की थी और हमारे कोर्समेट्स हर पल हमारे साथ थे, तो ट्रेनिंग सब। सैन्य मोर्चे पर नारी शक्ति का हौसला आज भले ही बुलंद हो, लेकिन महिलाओं की सेना में अपनी जगह बनाने की यात्रा बहुत लंबी है। कहा जाता है कि 1888 में पहली बार इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जरिए सेना में महिलाओं ने दस्तक दी थी, जिसके करीब एक दशक बाद 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस ऑफिसर के तौर पर सेना की सेवा का मौका मिला। 2008 वो साल था जब सेना शिक्षा कोर और मिलिट्री के लीगल ब्रांच में महिलाओं को एंट्री मिली, लेकिन 2015 सेना में नारी शक्ति के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल भारतीय वायुसेना ने महिलाओं को फाइटर जेट पायलट के रूप में एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया। फिर 2020 आया जिसने सेना के दरवाजे पूरी तरह महिलाओं के लिए खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को परमानेंट कमीशन अधिकारी के रूप में स्थायी सेवा का हक दिया और 2021 में एनडीए के द्वार महिलाओं के लिए खुल गए, जिसका नतीजा आज सामने आया है। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने पुणे के खड़कवासला के इस एनडीए परिसर में परेड की सलामी ली। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे प्रोफेशनल तरीके से ऐसे परेड कर रही थीं कि पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन पुरुष और कौन महिला। This was also the occasion when 17 female cadets have passed out, and I'm sure when you looked at the parade, you didn't find where they were. They were part and parcel of the entire lot of cadets who were there. And that is a difference which is worth noting. जाहिर है 2022 से अब तक कुल 126 महिलाएं एनडीए में शामिल हो चुकी हैं, जिनमें से 17 पास आउट हुई हैं, जबकि बाकी पूरे जोशो खरोश के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। साफ है कि एनडीए का ये बैच नारी शक्ति की ट्रेनिंग का अंत नहीं, बल्कि नई संभावनाओं का आगाज है। महिलाओं की बढ़ती ताकत का सुनहरा सच ये है कि आज ये फाइटर जेट्स उड़ाने और समंदर में सैन्य जहाजों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन में शामिल होकर दुश्मन को सबक सिखाने तक का कमाल दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओपन के सेमीफाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर पर।
टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और अमेरिका के रॉबर्ट गेलोविक की जोड़ी का फ्रेंच ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी है। अब ये जोड़ी डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। दूसरे दौर के मैच में यूकी और गेलोविक की जोड़ी ने क्रोएशिया के निकोला मैक्टिच और अमेरिका के माइकल विनस की जोड़ी को 6-7, 7-6 और 6-3 से मात दी। दक्षिण कोरिया में चल रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 और गोल्ड जीते। एथलीट गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा के फाइनल में पहला स्थान हासिल किया। वहीं ऊंची कूद में पूजा सिंह और हेप्टाथलॉन में नंदिनी अक्सरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें वो रांची में अपने फार्म हाउस पर मछलियां पकड़ते नजर आए। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स IPL से जल्दी बाहर हो गई थी। ऐसे में अब माही रांची लौट चुके हैं। सिंगापुर ओपन में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी है। ये जोड़ी अब डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के गोह से फेई और नूर इजुद्दीन की